नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों का एक बार पुनः हमारे एक और नए वीडियो चर्चा में स्वागत है। थंबनेल आप सभी ने देख लिया होगा। बहुत छोटा सा बड़ा साफ सी अपनी बात कहता हुआ थंबनेल है। चीनी सामानों के बहिष्कार से जब हम शुरू हुए, वो बहिष्कार अब आज सिनेमा यानी बॉलीवुड के बहिष्कार तक आ चुका है। आगे कहां तक जाएगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन अभी तक चीन से चल के बॉलीवुड यानी बंबई तक हम जो पहुंचे हैं, इस पर बात करने के लिए एक बार फिर स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप जिन्हें देख रहे हैं, आनंद कुमार जी। आनंद कुमार जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। आनंद जी का परिचय, आप एक लेखक हैं। गीतायन पुस्तक के माध्यम से आपने रचना कर्म के संसार में, लेखन के संसार में अपनी उपस्थिति बनाई है। इसी के साथ सामाजिक शोधार्थी हैं, सामाजिक विश्लेषक हैं और बहुत सारे आयाम हैं। पेंटर भी अच्छे हैं आनंद जी, और सोशल मीडिया पर अपनी सशक्त और लगातार सतत उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं इन तमाम सालों में। आनंद जी, जी। ये कहां आ गए हम? चीन से चले, हमें याद आता है जब देश में 2014 में ये एक जिसको मैं सांस्कृतिक परिवर्तन बार बार कहता हूं, जिसका रिजल्ट पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के चेंज होने में आया, के रूप में आया। लेकिन 2014 के बाद जब इस देश में राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता परिवर्तन हुआ, तो एक पूरा जो केमिस्ट्री कहते हैं ना, सोचने का तरीका, छन्नियां, वो प्लेट, वो बर्तन जिसमें चीजें पकाई जाती हैं, वो सारा कुछ बदल गया। यानी एक थॉट प्रोसेस धीरे धीरे बदला। और फिर आग में घी का काम किया। डोकलाम विवाद, अगर मैं गलत नहीं हूं, 2017 में जब हुआ, जून के महीने में, चीन के साथ, जो कि हमारा एक शत्रु देश है, तो वहां तक राष्ट्रवाद की भावना इतनी बलवती हो गई थी पूरे समाज में कि चीनी वस्तुओं का बहिष्कार, ये बाइकॉट शब्द जो है ना, इस पिछले 10 सालों में जो अब आते आते इतना प्रभावी हो गया है, तो वो पहली बार आया। उसको याद करते हैं। अब ये यात्रा वहां से चलने के बाद फिर कुछ एड्स पे बात हुई। आपको याद होगा, दाग अच्छे हैं, सर्फ एक्सल का एड था। फिर तनिष्का के ऐड पर भारतीय संस्कृति और भारतीय मूल्यों को लेकर जिस तरीके से नेगेटिव प्रेजेंटेशन हुआ, तो दुश्मन देश के सामानों के बहिष्कार से चलकर अब आज पूरा मामला बहुत मजबूती के साथ पहुंच चुका है बॉलीवुड की फिल्मों के बहिष्कार। ये बहिष्कार मानसिकता का इस पूरे सफर पे आप क्या कहेंगे? मैं भी चाहूंगा आप चीन से शुरू हो और फिर हम लोग धीरे धीरे बंबई तक आएंगे। चीन से शुरू होकर के बंबई तक हम लोग चलें, या बंबई से शुरू होकर के और फिर चीन की तरफ चलें, कौन सा बेहतर रहेगा? क्योंकि जैसे ही बहिष्कार की बात आती है तो सबसे पहले हम लोगों को अंग्रेजों के कपड़ों की जो होली थी उसको जलाना याद आ जाता है। और गांधी के जमाने में जब ये हुआ था तो एक जूट मिल का कंपाउंड था जो मुंबई में था, और ये वहां पे हुआ था। और पहली बार मुंबई के बीच पर, मरीन ड्राइव के बीच पर, गांधी जी ने इसका आह्वान किया था और उस समय शुरू हुआ था। उस समय भी अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार हुआ था। करीबन जो आप पहली तारीख देखते हैं जिसमें आप कहते हैं कि 50,000 से 1.5 लाख अलग अलग कपड़ों तक की होली जलाई गई थी, और कपड़े भी कोई पुराने रद्दी चीथड़े नहीं थे, अच्छे नए कपड़े जो थे उनको होली में डाल दिया गया था। उस घटना के करीब करीब 4 साल बाद तक अखबारों में अगर आप देखेंगे तो मुंबई सेंट्रल के रेलवे स्टेशन पे 50 विदेशी टोपियां जो हैं वो स्टेशन पे फेंक दी गई गांधी जी के आने पर, और कुचल दी गई कि भैया हम बहिष्कार अभी जारी रखे हुए हैं अंग्रेजी कपड़ों का, अंग्रेजी मिलों का, ये दर्शाने के लिए। तो ये मुंबई से ही शुरू हुआ था और फिर वहां से चल के ये चीन पे पहुंचा। तो अभी जब दोबारा भारत के राष्ट्रवाद के उदय का काल जिसको हम कहते हैं, वैसे तो इस मामले में हम हमेशा मानते हैं कि ये जो 20 का दशक होता है वो भारत के लिए हमेशा राष्ट्रवाद के उदय का काल होता है। 1620 के दशक में आप शिवाजी का उदय देख लें, 1720 के दशक में भी आप ऐसा ही देख लें, 1820 के दशक में आप भारत में राष्ट्रवाद का उदय फिर से देखेंगे, जो कि 1857 की लड़ाई के माध्यम से हमें नजर आता है। ऐसे ही 1920 में अगर आप देखेंगे तो गांधी जी का जो आना था, भारत में राष्ट्रवाद का उदय जो हम लोग एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ते हैं वो 1819 से पढ़ाया ही जाता है। हालांकि हम्म 1819 से शुरू नहीं हुआ था। मदन हम्म लाल ढींगरा ने 1909 में
1909 में विदेश में गोली मारी थी, तो मदन लाल ढींगरा ने जब 1909 में गोली मारी थी तो 1919 में भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। ऐसा कहना ठीक नहीं होता, लेकिन लिखा यही जाता है। तो ये जो 20 का दशक होता है, ये हमेशा से भारत में राष्ट्रवाद के उदय का काल रहा है। तो हम लोगों ने जो ये देखा 2012 की अगर हम लोग बात करें, जो अब हम लोग फेसबुक पे नए थे, बहुत से लोगों से हम लोगों की जान पहचान, बहुत से लोगों से परिचय भी बिल्कुल नया ताजा था। उस समय की बात करें तो हम लोग ऐसे बहिष्कार वगैरह की बातें किया नहीं। 2014 के दौर में जब चीन का एग्रेशन बढ़ने लगा, वो इधर उधर जमीन कब्जाने के अपनी जो तरीके हैं, वो हालांकि वो पहले भी दिखाता रहा है, और नेहरू जो है वो कह चुके हैं कि मेरे टकले पे कुछ नहीं उगता। तो उसके बारे में वो चुटकुला है कि फिर नेताजी ने उन्हें कहा कि भाई आपके टकले पे भी कुछ नहीं उगता, तो उसे भी चीन को ही दे देते हैं। हाँ, जब तो उन्होंने कहा था कि ऊसर बंजर जमीन है उसका लेके हम उत्तर क्या बंजर कहेंगे, जमीन है, कुछ तो वहां नहीं उपजता उगता। नहीं वहां, तो क्या करें। तो जी। इसके जवाब में उन्हें सुनना भी पड़ा था कि भाई आपके टकले पे भी कुछ नहीं उगता, उसे भी दे देते हैं चीन। हम्म, तो खैर, अब ये चीन की हमेशा से जो साम्राज्यवादी नीति है वो रही है। ताइवान जैसे देश हों, तिब्बत जैसे देश हों, ये सब उससे झेल चुके हैं, उसके सारे पड़ोसी इस चीज से परेशान हैं। ये माना हम्म, जा सकता है, ये कहा जा सकता है। तो भारत को भी ये चीजें झेलनी पड़ रही थी, और लगातार घुसपैठ जो थी वो जारी थी। थोड़ा एरिया बढ़ा लिया, फिर उसके लिए लड़ाई होगी अगर, तो भाई दोनों साइड से जान माल का नुकसान होगा, और लड़ाई नहीं होगी तो हमारी जमीन चली गई उनके कब्जे में। तो जब हम्म, भारत में एक ऐसी सरकार आ गई जो कि स्टेबल थी और घनघोर रूप से राष्ट्रवादी मानी जाती थी, राष्ट्रवादी भी हम सही शब्द नहीं मानते हैं, राष्ट्रीय ज्यादा सही शब्द होगा। तो जो काफी राष्ट्रीय विचारधारा की सरकार थी, जब ये सामने आ गई तो इसने उतना दबना छुपना, मनमोहन जी की सरकार वगैरह जैसे दौर में हुआ करती थी, वो ऐसे दबना छुपना छोड़ दिया था और खुल के बोलने लगी थी। तो दिक्कत चीन को होने लगी। जब उसका एग्रेशन इसके नतीजे में बढ़ा, तो पब्लिक जो है वो विरोध के स्तर पर आ गई। बिल्कुल। 2014 का शुरुआती दौर अगर आप याद करेंगे तो कई लोग हमारा मजाक उड़ाया करते थे, मतलब चीन के फंड पे पलने वाले इंडिया में कम तो होते नहीं है। चीन के फंड पे पलने वाला एक पूरा का पूरा जो है राजनीतिक विचारधारा का संगठन ही है हमारे पास। बिल्कुल, और मैं तो कहता हूं कि वो एक पूरी जमात है, जो नेहरू जी के बाद और लगातार कांग्रेस के सत्ताई जी छायावाद के में पलता रहा, जी और जिसने जिसने अपना वैचारिक अब्बा जो है ना, वो हमेशा चीन को माना। जी। जी। चाहे वो चीन को माना, उससे पहले वो रूस को माना करते थे। और बिल्कुल। जिस पीसी जोशी ने 1950 के दशक में ही ये शुरू किया था कि भाई हम लोग सारी यूनिवर्सिटीज और कला वगैरह, संगीत, नाटक, फिल्मों, इन सारे क्षेत्रों पे कब्जा जमाए। तो ये 1950 के दौर की जो पीसी जोशी की कोशिशें थी, वो पीसी जोशी को लात मारकर निकाल दिए जाने के बाद भी जारी रही। उसका हम्म, नतीजा ये हुआ कि 70 साल में हम लोग ऐसी स्थिति देखते थे कि ये लोग कभी भी आप कुछ करने जाएं तो उसका विरोध करने के इनके पास कोई ना कोई वजह होती थी। तो ये बिल्कुल। परंपरागत विरोधवादी जो लोग थे, वो लोग कहने आ गए कि अच्छा अच्छा, उसके विरोध में फेसबुक पे लिख रहे हो, ट्वीट कर रहे हो, ये फेसबुक पे पोस्ट कैसे लिखा, ट्वीट कैसे लिखा, तो चाइनीज मोबाइल से लिखा। तो ये कह के वो मजाक उड़ाने आ जाते थे। 2017 आते आते जब तक डोकलाम की घटना हुई थी, उस समय बिल्कुल। तक तो स्थिति ऐसी आ गई थी कि हम लोग मोबाइल फोन में तो नहीं, लेकिन वो जो चीनी बिजली की लाइट की झालर होती थी, खिलौने होते थे, वो घर के सजावट का सामान होता था, ऐसी बहुत सारी चीजों में हम लोगों ने चीन के मार्केट का जो हिस्सा था उसे खाना शुरू कर दिया। अभी की तारीख में अगर हम लोग बात करें तो कम से कम वो जो बिजली की झालर वगैरह होती थी, वो मार्केट बिल्कुल। तो पूरा तो भारत खा चुका है। बिल्कुल। अगर सेलफोन की भी बात करें तो सेलफोन में जहाँ पहले काफी ज्यादा उत्पादन चीन में होता था, वो बड़ा उत्पादन का हिस्सा अब भारत के पास है। बिल्कुल यहाँ आ तक रहा है। कि आपका जो आईफोन से लेकर के और दूसरी कंपनियां हैं, सैमसंग हो या कोई और हो, वो सब की हम्म। सब अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है वो भारत में लगा रही हैं। काफी अच्छा, हंगामा भी यहाँ हुआ था इस बात पे। यहाँ जब आपने कहा ना कि ये जो चीनी सामानों का बहिष्कार का जो एक ट्रेंड शुरू हुआ, वो जी शुरू तो हुआ था जनता से, समाज से। जी और शुरुआत में चीनी झालर और उसके बाद खिलौने, ये पहले शिकार थे। उसके बाद आपने कहा कि मोबाइल, तो मोबाइल भी धीरे धीरे, जो ताने आपको भी मिले हमें भी मिले हैं, सोशल मीडिया का वो शुरुआती दौर था जहां, और इस तरह के दिन भर ताने मिला करते थे। लेकिन यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण जरूर हुई, वो हुई सरकार की तरफ से।
आगे बढ़ते बढ़ते जब सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग इस तरीके से शिफ्ट किया और कंपनियों को सुविधाएं दी और तमाम तरीके के कॉर्पोरेट को मदद दी, उनके लिए कंडीसिव इन्वायरमेंट बनाया, तो सारा ये जाके पॉसिबल हुआ। उसी के साथ सरकार ने समाज को वो बल दिया जब उसने टिकटॉक से लेके और तमाम चाइनीज वेबसाइट्स और एप्स को भारत में बैन किया। तो ये एक तरह से समाज का पीठ थपथपाना था कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। एक ऐसी फील थी, क्या कहेंगे इसको आप? ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और वैसे भी जो टिकटॉक जैसे माध्यम थे, उनके जरिए जो हमें परोसा जा रहा था, उसे अगर आप देखेंगे कि अगर चीन से नियंत्रित करने वाला कोई ऐसा माध्यम होता है, तो उसके जरिए जो हमें परोसा जा रहा था वो या तो अश्लीलता थी या और दूसरी तरह की बुराइयां। अगर आप अश्लीलता की बात हटा भी दें, सिर्फ फूड ब्लॉगर्स और इन सारी चीज़ों का देखें, तो वो लोग प्रमोट क्या कर रहे होते थे? वो प्रमोट कर रहे होते थे, ये देखिए इसमें डाला है बटर। अब ये ज़्यादा तेल और घी से तला भुना खाने की जो आदत होती है, ये इंडिया में नॉर्मली नहीं होती। तेल की खपत भारतीय घरों में बहुत कम होती थी। अभी अगर आप देखेंगे तो तेल की खपत अगर आप पूछेंगे तो पिछले करीबन 15-20 सालों में अगर आप देखेंगे तो ये तेल की खपत जो भारतीय घर में होती है वो 4 गुना बढ़ गई। अब 4 गुना बढ़ जाने से क्या नतीजा होगा? नतीजा वही होगा जो आज हम लोग देख रहे हैं, हार्ट अटैक और बिल्कुल। दूसरी जो फैटी लीवर्स जैसी समस्याएं, जो पहले हम लोग मानते थे कि अमीरों की बीमारियां हैं। डायबिटीज अगर किसी को हो गया, अच्छा वो तो अमीर आदमी है। ठीक है। तो ये सारा जो है वो सारा सोसाइटी में आने लगा, तो ये जो सारा कूड़ा कबाड़ा जो था वो हमारी सोसाइटी में आना शुरू हो गया था। तो सरकार ने किया तो एक तो अच्छा हम लोगों के लिए ये हुआ कि ये सारी वेश्यावृत्ति और ऐसी चीजें, या फिर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, अपराध जैसे हरकतें करके और उसे सोशल मीडिया के जरिए प्रमोट करना, दूसरों को परेशान करने को अच्छा बताना, प्रैंक या जैसी चीजें जो भी होती हैं। उसके अलावा खाने पीने और दूसरी चीजों में भी अच्छी आदतों के बदले बुरी आदतों को प्रमोट करना, ये सारा जो था ये सरकार के एक कदम से बंद तो हुआ ही। दूसरा ये भी नजर आता है इससे कि इच्छा शक्ति की जहां तक बात है, पैसे कितने आ रहे हैं इससे या टैक्स कितना आ रहा है इससे, इसकी परवाह किए बगैर सरकार सही को सही कहने की हिम्मत दिखा सकती है और बिल्कुल। गलत को बंद करने की हिम्मत दिखा सकती बिल्कुल। है। तो जनता की पीठ तो थपथपाई ही गई, साथ ही ये फायदा भी हुआ कि हमारे पास सही को सही कहने की या सही का समर्थन करने की हिम्मत किसी के पास है या किसी सरकार के पास है, ये चीज बिल्कुल साफ स्पष्ट समझ में आती बिल्कुल। और ये मामला 2020 तक आते आते जब लद्दाख में हिंसक झड़प हुई चीन के साथ, तो ये बहिष्कार अब आदत में शुमार हो गया था और लोगों को बिना चीनी सामानों के, क्योंकि शुरुआती दौर में जब ये कहा गया कि आप साहब क्रांति जो मचा रहे हैं बहिष्कार की, वो चीनी मोबाइल पर ही टाइप कर रहे हैं, ये यहां से चलते चलते उसी समय ये भी तर्क दिया जाने लगा कि अरे साहब, छोटे दुकानदार जो इंपोर्टर्स हैं जिन्होंने खूब सारे पैसे लगा रखे हैं वो बर्बाद हो जाएंगे, आप खिलौना बहिष्कार कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन 2017 से 14 से शुरू हुआ वो फ्लेवर, 17 में आके शुरू हुआ, एक्शन में आया, 2020 आते आते इन तमाम चीजों से उबर चुका था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो फुटकर या कंज्यूमर वर्ग हो, कि उसके लिए चीनी सामान है या नहीं है। और ये वो दौर था कि यहां 2020 आते आते जब तक कि ये आपका लद्दाख वाला इंसिडेंट हुआ, तब तक तो अब हमारे यहाँ इस तरह के जोक और मीम चलने लगे थे, सोशल मीडिया हो चाहे बाकी जगह हो, आम बातचीत में, कि साहब चाइनीज सामान टिकता ही कहाँ है ना, इस तरह के तमाम अरे जो चीज खराब हो जाए तो वो चाइनीज है। प्रोडक्ट, चाइनीज था क्या? चाइनीज था चाइनीज क्या? था क्या? तो यहां तक है। मतलब कुल कहने का यह है कि हमारे भारतीय समाज को अब चीनी सामानों के न होने से कोई फर्क नहीं पड़ना था। 2020 में जब ये लद्दाख वाला हुआ तो ये बात और मजबूत हुई। अब क्या हुआ कि थोड़ा सा अब यात्रा चीन की तरफ से, अब हम चीन की सीमा से थोड़ा अब भारत की सीमा की तरफ बढ़ रहे हैं जब, तो 2020 तक आते आते हमें आदत तो पड़ गई थी बड़ी जबरदस्त, और सफल भी हम हुए थे, और उस सफलता को हम एंजॉय भी कर रहे थे। क्यों? क्योंकि चीनी रिएक्शन ये साबित करता था कि हमारे बहिष्कार से उनको फर्क पड़ा है और खूब भारी फर्क पड़ रहा है, निश्चित रूप से। अब एक होता है ना कि जब बाघ को नर मांस, मुंह में खून लग गया है।
मुंह में खून लग बाघ जाता के है। मुंह खून लग तो गया। अब ये भारतीय समाज ऐसा हो चुका था कि हमारे मुंह में बहिष्कार का खून लग गया था। उसके बाद मुझे ध्यान आता है कि दाग अच्छे हैं वाला सर्फ, ये एड ठीक नहीं सर्फ बना है। एक्सेल। फिर तनिष्क ज्वेलरी का ऐड आया, ये ऐड ठीक नहीं बना है। और वहां के बाद वो तमाम ओटीटी प्लेटफॉर्म पे वेब सीरीज को लेके, इस कैरेक्टर में ये है, इस कैरेक्टर में वो है, कथानक ये है। और फिर साहब बढ़ते बढ़ते जब ये बॉलीवुड आया तो कहानी वहां तक पहुंची कि शोले में हमें दिखाया क्या गया है कि एक रहमान चचा और एक उनका अंधा लड़का, वो तीसरा कौन था जो अजान देता था दिन में 5 बार। वो तो बांग्लादेशी घुसपैठिया था। तो ये, हाँ, तो यहां तक आया। अब यहां तक के आने को आप कैसे देखते हैं और कितना शुभ देखते हैं, फिर हम लोग चलेंगे इसके लाभ और हानि पर। जी। जी, देखिए ये होना ही था। एक बार जैसे ही आप दिखा देते हैं, प्रचार चूंकि 30 सेकंड का ही होता है, बहुत आसानी से बहुत लोगों तक पहुंच जाता है, और लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं कि ये हमारे कल्चर को हिट कर रहा होगा। लेकिन जैसे ही आप एक बार दिखा देते हैं, एडवर्टाइजिंग एक पूरी इंडस्ट्री होती है, पढ़ाई का एक पूरा विषय होता है। एमबीए में अगर हम लोग देखें, तो एमबीए में एडवर्टाइजिंग एक स्पेशलाइजेशन होता है, स्पेशलाइज्ड पेपर होता है। तो ये मेरा भी मेरे मेरा सिलेबस में था। स्पेशलाइजेशन एडवर्टाइजिंग पे ही है। जी। तो अब हम लोगों के पास जो पढ़ाई में आते हैं, वो बिल्कुल रोड ब्लॉक एडवर्टीजमेंट से लेकर के और तमाम तरह के एडवर्टीजमेंट आते हैं कि भई ये रोड ब्लॉक एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होगा। रोड ब्लॉक एडवर्टीजमेंट का मतलब होगा, आप जिधर नजर घुमाएं, आपको बस वही प्रोडक्ट का जो प्रचार होगा वो नजर आएगा। इसका नतीजा ये होगा कि आप बस उसी का नाम जानेंगे और कोई नाम ही नहीं जानेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप आज देख लीजिए, तो आज हम लोग वनस्पति घी बहुत कम बोलते हैं। हम लोग जब भी बोलते हैं क्या लेने जा रहे हो, तो डालडा लेने जा रहे हैं। डालडा। डालडा तो गुड नाइट। ब्रांड है। गुड नाइट। गुड नाइट दे दो। अब गुड नाइट कौन सा मस्कीटो वाला ऑयल। चाहिए, तो भाई कोई नहीं वो तो बोलता। वो तो बोलना तो चाहिए मस्कीटो रिपेलेंट चाहिए, या इस तरह की बातें कॉयल का होनी जब चाहिए थी, जमाना था, लेकिन मस्कीटो कॉयल आते थे तो उस समय मस्कीटो कॉयल किसी ने नहीं बोलना, हमने ये अभी बोलना अभी था। अभी भी हम लोग कहते हैं कछुआ छाप दे दो। अब कछुआ छाप जो वो दे रहा है, वो किस ब्रांड का है, उससे कोई वो फर्क कुछ नहीं। और हो सकता है। लेकिन वो जो है, बिल्कुल। वो ब्रांड, वो सेट कैसे सारे होता है, सारे ये सारी शरबत चीजें क्योंकि पढ़ाई जाती हैं। सारे सारे शरबत शरबत रुआवजा रुअफ़ज़ा। के नाम से, रुआवजा के नाम से जान लिए जाते थे। जी। जी। अभी भी अगर आप बोतल का डिजाइन देखेंगे, तो बोतल का डिजाइन, उस पे प्रिंट किए हुए का डिजाइन, वो सारा कुछ वही होता है जो रुअफ़ज़ा का होता था। थोड़े बहुत बिल्कुल। बदलाव के साथ पेश किया जाता है, नाम में थोड़ा बहुत बदलाव होता है। तो खैर ये सारा कुछ तो खैर एडवर्टाइजिंग की पढ़ाई का मामला था। लेकिन एडवर्टाइजिंग के जरिए ये होता है, जैसे जैसे भारत के एक बड़े वर्ग को ये समझ में आने लगा, उसकी पढ़ाई, उसकी शिक्षा के स्तर की वजह से उसको पता चलने लगा कि ऐसा होता है या ऐसा किया जाता है, तो उस चीज पे नजर पड़ने लगी। फिर आया था करीब करीब इसी दौर में ओटीटी प्लेटफॉर्म का जमाना। जैसे ही सेक्रेड गेम्स जैसे सीरियल आने लगे, तो सेक्रेड गेम्स में लोगों को नजर आने लगा कि यार ये तो बड़ा अजीब सा है। जब भी ये हिंदू साधुओं को दिखाता है, तो वो विलेन ही होता है। तिलक विलक लगाए हुए जो भी होता है, वो विलेन होता है। तो शमशेरा जैसी फिल्मों पे तक जब तक बात पहुंचती, उससे बहुत पहले ये बात शुरू हो चुकी थी कि इस तरह की हरकत की जा रही है। ये हमारे टीवी सीरियल्स के जरिए हो, चाहे वो हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म के सीरियल्स हों, उनके जरिए हो, इन सारी श्रृंखलाओं के जरिए वो चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो एक्चुअली नहीं होती, और हमारी समाज को सिखाई जा रही कि ऐसा भी कर सकते हो। तो ये सारा कुछ जो था, वहां से घूमकर धीरे धीरे फिल्मों की तरफ मुड़ने लगा। और जब एक बार ये फिल्मों की तरफ मुड़ने लगा, तो लोगों का तुरंत ध्यान जाने लगा कि अच्छा, मुगले आजम में जो कहानी दिखाई गई थी, वो इतिहास के हिसाब से तो पूरी की पूरी झूठ है। क्योंकि इतिहास के हिसाब से अनारकली कोई होती ही नहीं थी। इतिहास के हिसाब से जो अकबर की जिस पत्नी के बच्चे की कहानी उसमें दिखाई गई है, शहजादे सलीम की कहानी, तो अगर सलीम की माँ का नाम अगर इतिहास के नाम से ढूंढा जाए, इतिहास की किताबों में ढूंढा जाए, तो मरियम उल जमानी निकलता है। वो तो कहीं से जोधाबाई निकल के आता ही नहीं। जबकि बिल्कुल। फिल्मों में चूंकि ये दिखा दिया गया था, तो इसीलिए दोबारा जब बाद में बहुत साल बाद, मुगले आजम बनने के कई साल बाद जोधा अकबर बनती है, तो फिर से एक जोधा नाम की काल्पनिक किरदार को आप साबित कर सकते हैं कि भैया ये काल्पनिक किरदार नहीं है, ये तो सचमुच। अब हमें ये साबित करना होता है कि भैया ये कल्पना की उपज। जोधाबाई नाम की तो कोई थी ही नहीं। जो थी वो तो मरियम उल जमानी थी।
तो फिल्म के जरिए कैसे ये ब्रेन वॉश कर दिया गया, ये चीज हमारी समझ में अब आने लगती। तो अब के दौर में जब हम लोग बात करते हैं तो फिर से एक बार गर्दन घुमा के हम लोग पीछे देखते हैं, और अभी अभी अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिन बीता है, तो अमिताभ बच्चन की एक बड़ी प्रसिद्ध सी फिल्म याद आती है। वो फिल्म थी अमर अकबर एंथोनी। अब अमर अकबर एंथोनी में देखिए आप, विचित्र बात क्या है। तो विचित्र बात एक तो ये है कि अमर अकबर और एंथोनी तीनों एक ही बाप किशनलाल के बेटे होते हैं। जैसे भारत में आप कह सकते हैं कि धर्म परिवर्तन कर चुका एक बहुत बड़ा वर्ग जो है, वो आता उन्हीं पूर्वजों से है। अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है कि हम इनके जब बच्चे खो जाते हैं, तो जो बच्चा एक पादरी के हाथ आता है उसे वो फटाक से एंथोनी बना डालता है। जो बच्चा एक मुस्लिम के हाथ आता है उसे वो फटाक से अकबर बना डालता है। लेकिन ये जो किशनलाल नाम के जीव होते हैं, इनके हाथ भी एक जेनी नाम की बच्ची आती है। ये जेनी नाम की बच्ची को उठा के भाग जाता है, लेकिन ये जेनी को बदल करके जानकी नहीं बनाता। ये जेनी को बिल्कुल। बड़े होने तक जेनी ही रहने देता है। वो जेनी बाद में फिर एंथनी से शादी कर रही होती है। इसी फिल्म में आप और देखेंगे कि आपको तेरे दर पे सवाली वाला एक गाना है शायद, जो एक मजार जैसी जगह पर ये वाले साईं साईं बाबा, बाबा, हाँ। हाँ हम्म। साईं बाबा के लिए गाया जा रहा है। और करीब करीब इसी दौर से आप देखेंगे कि भारत में साईं बाबा नाम के एक नए देवता आने शुरू हो जाते हैं। और आज की तारीख में वो आपको हर चौक चौराहे पे एक साईं बाबा का आपको एक चौक मंदिर चौराहे दिखाई। छोड़िए साहब, हर सनातनी मंदिर में उनका प्लेसमेंट है, बाकायदे। तो जी। तो ये कैसे ये बदलाव आता है, ये चीजें लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगी। तो इसलिए हम्म। फिर ये आगे यहाँ से तो आगे बढ़ना ही था। एक बार जब आप यहाँ तक पहुंच जाते हैं, ये चेन रिएक्शन, या फिर इसको हम लोग जो अंग्रेजी में बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं, हम्म। तितली के पंख फड़फड़ाने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन उसने जो यहाँ एक बार पंख फड़फड़ाया, उस एक पंख फड़फड़ाने से हो सकता है धूल के कुछ कण जो हैं वो पानी में चले गए, उनके पानी में जाने से किसी वेल को आहार मिला, फिर उस वेल से फिर किन्हीं मछलियों को चारा मिला, फिर कुछ जो जब समुद्र के अंदर पैदा होने वाले थे वो पैदा हुए, कुछ लहरें उठी, उन लहरों का कुछ असर हुआ, और अंत में होते होते जो हो सकता है कि इसका नतीजा एक बाढ़ हो। और पीछे आप देखेंगे तो वो तितली का पंख फड़फड़ाना भरता है। तो यहाँ भी बिल, वही कहानी थी। शुरुआत जो होती है एक छोटे से 30 सेकंड के एडवर्टाइजमेंट, वो 3 घंटे के फिल्म तक तो पहुंच नहीं। बिल्कुल पहुंचनी थी। और उसमें जो सबसे मददगार हुआ, चाहे वो चीन के बहिष्कार से शुरू होके, और यहाँ बहिष्कार जब हम बॉलीवुड तक पहुंचे हैं, तो उसमें जो एक मैं ये नहीं कहूंगा कि सरकार ने कुछ किया। यहाँ बहिष्कार में तो सरकार ने बहुत ज्यादा नहीं किया है एक तरह से, लेकिन लेकिन कहीं ना कहीं एक बदला हुआ माहौल, जिसमें आप यह सोच पाते हैं, तो ये पैदा हुआ उस समाज में, और जिसकी परिणत है आज सेंसर बोर्ड जैसी चीज से ज्यादा मजबूत अगर कोई सेंसरशिप करने लगा है, तो वो समाज करने लगा है। और यह एक तरफा भी नहीं रह गया है, उस बाढ़ का असर भी दिख रहा है, चाहे वो चीन के ऊपर दिखा तो यहां बॉलीवुड पे भी दिख रहा है। लोग अपने जिस भी तरीके से, मैं ये नहीं कहूंगा कि एजेंडा बेस है या वो जानबूझ के खुरापात करना चाहते हो, करना भी चाहते हैं, अगर ऐसा भी है तब भी, और नहीं है तब भी, दोनों संदर्भों में उन तक बात पहुंच रही है और उनको आके सफाई देनी पड़ रही है, रिस्पॉन्ड करना पड़ रहा है। चाहे अभी आदि पुरुष का टीजर हो, चाहे इसके पहले आमिर खान की जो फिल्म थी वो हो, लाल सिंह चड्ढा, और एक और बिल्कुल बीच में एक और आई थी, नाम याद नहीं आ रहा। जी। तो ये एक पूरी परंपरा है, और जहां चेक एंड बैलेंसेस समाज के तौर पर हैं। और निश्चित रूप से जब एक समाज इस स्तर पर पहुंच जाए, जहां वो इस तरीके से चीजों को देखने लगे, और यह सोचिए आप एक समाज के कलात्मक परिपक्वता का क्या मतलब स्तर है, कि आप उसे 3 घंटे की फिल्म दिखाना चाह रहे हैं। इससे पहले वो 1-1.5 मिनट का टीजर देख के, यानी सैंपल देख के, ये आप पर बता रहा है कि ना 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 ना, ये ना चल चल, देना। ये नहीं होगा। और अगर इसके सकारात्मक पक्ष को देखें आनंद जी, तो जब दर्शक ये बताने लगा, समाज ये बताने लगा कि हमें इस तरह के फिल्म नहीं चाहिए, तो जो फिल्म बनाने वाले हैं, जो वो व्यवसाय है, जो पूरी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री भी समझ गई कि ये हमारे दर्शकों को दरअसल अब चाहिए क्या।
तो मुझे लगता है कि ये एक सकारात्मक माहौल का भी सृजन हुआ बहिष्कार के बहाने, जहां बनाने वाले यानी क्रिएट करने वाले और उस क्रिएशन को कंज्यूम करने वाले, इन दोनों के बीच एक अच्छा कम्युनिकेशन भी पैदा हुआ। इसको सकारात्मक तौर पर कैसे देखेंगे आप? जी। आवाज आ रही है अब आपको? लगता है ये नेट के कनेक्शन में कुछ गड़बड़ी हो रही है। नहीं नहीं, आपको आवाज नहीं, आप तो बिल्कुल मुझे सही दिख रहे थे कुछ करते हुए। आपकी आवाज नहीं आई अभी। तो वो फिर से आपको लीव करके और हम फिर से एंटर करते हैं, रुकिए। नहीं नहीं, आपको ऑडियो सेटिंग करना होगा। ऑडियो सेटिंग देख लीजिए। अब देखिए, अब आवाज आ रही है या नहीं? मेरी आ रही है, आपकी तो आ रही है मुझे। ठीक है, आ रही है, इस बार साफ साफ आ रही कोई बात नहीं, सेकेंड टेक वहीं से। ना 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 चल बे, हैं? मैं लेता हूं। है। ठीक। और फिर वही दर्शक ने कहा कि ना ना, ये ना चल बे। चल और बे ना। हाँ, ये चल बे ना। तो समाज ने जब ये कहा बनाने वाले को, तो इसको मैं एक सकारात्मक इसका पक्ष देखता हूं, जहां क्रिएट करने वाला, जिसने क्रिएशन करना है, और समाज जिसे वो क्रिएशन कंज्यूम करना है, इन दोनों के बीच एक परस्पर बायलेटरल कम्युनिकेशन स्थापित हुआ, जिससे पता चला इंडस्ट्री को कि हमें बनाना क्या है। आप देखिए ना, आदि पुरुष में वो कह बैठते हैं कि नहीं साहब, आपने जो 1.5 मिनट में देखा है, दरअसल हमने वो बनाया नहीं है, और हो सकता है कि वो पीछे अब उसमें परिवर्तन कर रहे हो। इसको कैसे देखते हैं आप? जी, मैं सबसे पहले तो मैं यहाँ ये। ये कह रहा हूं, तो मैं बहिष्कार जैसे नकारात्मक शब्द या नकारात्मक एक्टिविटी के सकारात्मक पक्ष की बात कर रहा हूं। जी। जी जी। तो इसमें सबसे पहली बात ये होती है कि कई बार शब्दों के मतलब बदल दिए जाते हैं। जैसे हम लोगों के पास जो एक विचारधारा, आयातित विचारधारा जो हावी रही, उसने समझाने की कोशिश की कि सिनेमा और अखबार ये सब जो है, ये संवाद का माध्यम। तो अब अगर संवाद का माध्यम है, इसके जरिए उनकी बात मेरे पास तक पहुंच रही है, तो संवाद का माध्यम तो हमेशा दो तरफा काम करता है। मेरी बात भी बिल्कुल। उन तक पहुंचनी चाहिए। तो मेरी बात तो उन तक पहुंच ही नहीं रही थी। अभी तक वो जो फिल्में बना रहे थे, उन्होंने फिल्म बनाई और सिर्फ उसके हिट या फ्लॉप हो जाने से अंदाजा लगा लिया कि उन्होंने जो हमारे पास तक कहानी पहुंचाने की कोशिश की, हमारे पास तक जो संगीत पहुंचाने की कोशिश की, जो दृश्य पहुंचाने की कोशिश की, वो पहुंचे या नहीं पहुंचे। हिट हुई फिल्म, ठीक है, पहुंचे। फ्लॉप हो गई फिल्म, नहीं पहुंचे। लेकिन अब ये संवाद हो रहा है, और जब बहिष्कार या फिर विरोध जैसे स्वर आपको सोशल मीडिया या दूसरे माध्यमों से सुनाई देने शुरू होते हैं, तब ये संवाद जो है ये स्थापित होता है। तो अब ये हमें कहना चाहिए कि बॉलीवुड के साथ बॉलीवुड की फिल्मों को देख रही जनता का संवाद अब स्थापित होने लगा है। अब तक जो वो एक राजशाही मोड में थे कि जमींदार साहब हैं, माई बाप ने जो कह दिया बस वही सही है। अब ये है स्थिति कि भैया आप जो कह देंगे सिर्फ वही नहीं चलेगा, हमें ये चाहिए। ग्राहक ये देख जाता है, जो देखने आपके पास दर्शक आया है वो ये देखना चाहता है। तो आप ये दिखा रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप ये नहीं दिखा सकते हैं तो आप इतना खर्चा लगाने की मेहनत मत कीजिए। वो खर्चा बाद में वेस्ट होने वाला है, क्योंकि फिल्म तो फ्लॉप हो जाएगी। तो बिल्कुल। पहले ही समझ में आ जाता है। तो इसमें बॉलीवुड का भी भला है। तो यहाँ जब हम लोग देखते हैं तो जो
तीन स्तर पे हम लोगों को दिखता है। पहले स्तर पे आप चाहे वो आदि पुरुष जैसी फिल्म की बात कर लें, जिसमें पहले से ही पता चल गया। इससे थोड़ा सा पहले आप आ जाइए, थोड़ा सा पहले आप आ जाएंगे तो आप पाएंगे कि लाल सिंह चड्ढा के समय में ही लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था। लाल सिंह हम्म। चड्ढा के समय में ही, इसके फिल्म के आने से पहले ही जनता ने कहना शुरू कर दिया था कि भैया 2 साल का जो लॉकडाउन का पीरियड हम लोग देखते रहे हैं, जिसमें बार बार लॉकडाउन लगा, उसमें काफी समय लोगों ने वर्क फ्रॉम होम जैसी स्थिति में बिताया है, घर में बंद रह के बिताया है। उस समय जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स थे, उनके जरिए विदेशों में कैसी फिल्में बन रही है ये भारत की जनता ने देख लिया है। कैसा कंटेंट उन्हें मिल रहा है ये वो लोग देख चुके हैं। कहानियों में नवीनता है, कहानी के प्रस्तुत कैसे उस कहानी को प्रस्तुत किया जाएगा, इसे बदल बदल के दिखाया गया है। एक ही कहानी या एक ही घटना के कितने पक्ष होते हैं, ये तक कई लोग जो हैं वो रोशेमोन जैसी फिल्मों में देख चुके थे। तो बिल्कुल। अब इस आदमी को अगर आप पकड़ के कहेंगे कि भैया जो तुम फॉरेस्ट गंप में देख चुके हो, ओरिजिनल में देख चुके हो, उसे अब नकली में देखो, तो वो तो कहेगा ना कि भैया 23 साल 24 साल का या 27 28 साल का उसका हीरो होता था, आप 50 साल के आदमी को इस फिल्म में हीरो बना रहे हो, तो फॉरेस्ट गंप और लाल सिंह चड्ढा एक जैसी कैसे लगेगी। 20 साल की उसकी हीरोइन होती थी, आप यहाँ करीना कपूर को लेकर के आ रहे हो जो 40 45 साल की है, एक जैसी कैसी एनर्जी लेवल उनकी लगेगी। ऐसे ही और चीजों पे भाई, कलाकारों का अगर आप हटा भी दें, घटनाओं का देखने की कोशिश करें, तो घटनाएं यूएस में जैसी हुई थी, तो यूएस में जब यूएस वियतनाम पे युद्ध लादता है, तो यूएस में वियतनाम का प्रबल विरोध होता है, बड़े पैमाने पर विरोध होता है। भारत ने कभी ऐसा कोई युद्ध किसी देश पर लादा ही नहीं है कि भारत की नहीं, जनता उठ के सेना के विरोध में जा खड़ी हो। ऊपर से देखिए आप, सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि सिख को ही वो थोड़ा सा मानसिक रूप से कमजोर दिखाने की कोशिश क्यों कर रहा है। ये जो चुटकुले बनाए जाते हैं कि भैया सिखों को इस तरह का दर्शाया जाए, ये कई हम्म, फिल्मों में होता है, सिखों के बिल्कुल। साथ होता है ये। उसके अलावा कई बार आप देखेंगे दक्षिण भारतीय पात्रों के साथ या बिहारी के साथ ये किया जाता है। तो ये जो पूर्वाग्रह से ग्रसित विचारधारा है, जिसमें सिखों को इस तरह का दिखाने की कोशिश की जाती है, तो लोगों ने पहले ही मना किया। सिख समुदाय से उतनी तेज आवाज नहीं आई, लेकिन इक्का दुक्का आपको हिंदुओं की आवाज सुनाई दे जाएगी कि भाई ये सिखों के साथ इस तरह का बार बार पूर्वाग्रह ग्रसित इनको, इनका चित्रण क्यों कर रहे हैं। वो बिल्कुल। ऐसे नहीं। तो बिल्कुल। और इसको फिर सुनने से कई, बिल्कुल, उसके बाद कई बिल्कुल ही आप, उदाहरण, जी जी, ब्रह्मास्त्र का उदाहरण रहा। हाँ। और इसके बाद उन्होंने उन्होंने सुनने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया था इस बात। हम्म। इसके बाद जब ब्रह्मास्त्र की बारी आई और ब्रह्मास्त्र के सीधे सीधे विरोध में ही लोग उतर आए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, पहले जब लाल सिंह चड्ढा की बारी देखेंगे तो लाल सिंह चड्ढा की बारी में चुप्पी थी। वो लोग चुप हम्म, रह गए, उन्होंने सोचा कि चुप रहने से काम चल जाएगा, थोड़े दिन लोग शोर शराबा करेंगे फिर भूल जाएंगे, भारत की जनता तो भूल जाती है। इस मानसिकता के साथ वो आ गया है। जब लाल सिंह चड्ढा पे असर दिख गया कि भूलने वाले नहीं है ये, तो पीछे पड़ जाने वाले लोग हैं, तो ब्रह्मास्त्र में उन्होंने पूरी की पूरी पीआर टीम्स को उतारा, जो कि पब्लिक रिलेशंस को सुधारने और बदलने की कोशिश कर रहे थे। भाई 5 दिन पहले से बता करके कोई मंदिर नहीं जाता, और बिल्कुल। यहाँ फिल्म के जो मुख्य कलाकार थे वो लोग जो है महाकाल के मंदिर दर्शन के लिए उज्जैन जाने लगते हैं। अब उज्जैन में जो विरोध प्रदर्शन होता है उस पर वो चाह रहे थे कि किसी तरह से हमें सिंपैथी वोट मिल जाए, लोग उसकी वजह से देखने चले जाएं। मगर ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। बिल्कुल। जब नहीं हो पाया ऐसा, तो उन्होंने अपनी ही पीआर टीम्स के जरिए ये दर्शाने की कोशिश की कि नहीं नहीं, हमें तो कोई आर्थिक नुकसान हुआ नहीं। अब इतना कश्मीर फाइल्स ने भी कमाया था, उतना तो हमने भी कमा लिया। तो भैया कश्मीर फाइल्स और आपकी फिल्म में अंतर ये था कि कश्मीर फाइल 12-15 करोड़ की फिल्म थी, बिल्कुल, लागत का अंतर था। और आपकी फिल्म है 400 करोड़ की। तो तुलना तो कोई है ही नहीं। बिल्कुल। आप अगर बिल्कुल। अमरूद की तुलना करने निकले हैं, तो अमरूद की तुलना आप ड्रैगन फ्रूट से तो करेंगे नहीं ना। अमरूद की तुलना अगर कीमत के हिसाब किताब देखा जाए तो जामुन के आसपास होगा। हम्म। ड्रैगन फ्रूट के हिसाब से तो आप तौलने नहीं लगेंगे, कीवी के हिसाब से उसकी कीमत देखने नहीं लगेंगे। तो बिल्कुल। यही बिल्कुल। वाला मामला था। तो और जब ये, ये जब सेकंड लेवल पे ये था, इस सेकंड लेवल के बाद थर्ड लेवल पे आता है जब जो हम लोग आदि पुरुष में देख रहे हैं। ये हम्म, सुधार की प्रक्रिया की शुरुआत है। तो आदि पुरुष में हम लोग जो देख रहे हैं कि विरोध हुआ, टीजर पर ही विरोध हुआ, और तुरंत
इसका संज्ञान लेते हुए फिल्म के जो डायलॉग लिखने वाले थे, फिल्म के जो निर्देशक थे, वो लोग अपनी बात रखने के लिए आए। उन्होंने अपनी बात रखी। फिर भी अगर लोगों को लगा कहीं पर कि अच्छा ठीक है, तुम्हारी ये बात जो है संतुष्टिजनक है, हम सुन लेंगे ये बात तुम्हारी बिल्कुल ही रिजेक्ट करने लायक है, ये बात तो हम सुन ही नहीं रहे, तो उस पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी अपनी कि हाँ ठीक है, ये आपको जो दिख रहा है ट्रेलर में जो दिख रहा है वो ऐसा नहीं है, ये पूरी फिल्म नहीं है, हम लोग मूल फिल्म जो आप देखेंगे उसमें बदला हुआ आपको दिखेगा, ये ऐसा जैसा आपको अभी लग रहा है 1-1.5 मिनट में वैसा नहीं है 3 मिनट, तो वहां पे बिल्कुल आपको दिखे। और बिल्कुल। इसका नतीजा जो नेक्स्ट लेवल पे होता है ना, ये आपको दिवाली पर जो 3 फिल्में आ रही हैं उसमें दिख जाएगा। बिल्कुल। और यहां जाके अगर कहा जाए कायदे से, तो अगर आपके पास अभिव्यक्ति की अगर आपके पास क्रिएटिव लिबर्टी है, रचनात्मक आजादी अगर आपके पास हासिल है, तो फिर उसका दूसरा पक्ष जो आपने बताया ना कि कम्युनिकेशन हमेशा टू वे होता है, तरफा सड़क होती है। तो यहां अभिव्यक्ति की आजादी है, तो अभिव्यक्ति की आजादी क्रिएशन की आजादी के साथ जब मिलेगी, तब ये एक सकारात्मक, इसको इन टोटलिटी सकारात्मक ही लेना है, इस रूप में कि अब तो बहिष्कार का मजाक उड़ाने वाले भी मजाक बन के रह गए हैं, क्योंकि ये समाज की सच्चाई है। बहिष्कार को दोबारा नाम की एक फिल्म थी, जिसके निर्देशक वगैरह जो थे वो कहने आए थे प्लीज हमें बॉयकॉट कर दो, तो बॉयकॉट करने की तो क्या बात करें, ऐसी हालत हुई कि कब फिल्म आई, कब फ्लॉप हो गई और कब चली गई किसी को पता भी नहीं चला, बिल्कुल ही नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से अब कायदे से अगर कहा जाए तो समाज परिपक्व हो रहा है अपने सांस्कृतिक जो उसके तौर तरीके हैं उसको लेके, और कहीं ना कहीं अब बहिष्कार नकारात्मक शब्द नहीं रह गया है, न नकारात्मक सामाजिक आंदोलन है, अब ये एक समझ के रूप में तब्दील हो गया है। इसका ये मतलब न समझा जाए कि जब कोई कॉल होगी तभी बहिष्कार होगा। अरे अब हर बार आपका किया धरा कॉल किया जाएगा, और अगर स्वीकारने लायक होगा तो स्वीकारा जाएगा, नहीं स्वीकारने योग्य होगा तो बहिष्कार होगा। बहिष्कार अब एक आदत के रूप में आ गया है। जी, इसको एक स्तर और आगे बढ़ा के देख सकते हैं, जैसा कि आपने बताया दो तरफा सड़क का मामला है, तो भैया दरवाजे में कुंडी दोनों तरफ होती है। बिल्कुल आप अगर मुझे बाहर से बंद कर सकते हैं तो मैं भी अंदर से दरवाजा बंद करके आपको बाहर ही छोड़ सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल तो कुंडी दरवाजे में दोनों तरफ होती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर फिल्म बनाने वाला ये बिल्कुल सुनने से इनकार कर दे कि मेरा दर्शक क्या देखना चाहता है, तो दर्शक भी देखने से इनकार कर सकता है, ये बिल्कुल आम समझदारी की बात है। एक तरफा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो और मुझे आजादी ना हो कि मैं क्या देखना चाह रहा हूँ या क्या नहीं देखना चाहता हूँ, ऐसा तो चलेगा। काफी बिल्कुल पहले करीना कपूर ने एक बार कहा था किसी इंटरव्यू वगैरह के दौरान कि ठीक है आपको नहीं पसंद है तो मत देखिए, तो ठीक है भैया अब हमें नहीं पसंद है हम नहीं देख नहीं रहे, देखा। चलो झेलो। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि दिक्कत इस विषय पर जितनी देर हम आपने बातचीत किया, और समय को देखते हुए, इससे पहले कि हमारे दर्शक हमारी इस चर्चा का बहिष्कार करने पर उतारू हो जाए, क्योंकि जब हम इतनी सारी बात कर रहे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दो तरफा है, तो यहां भी दो तरफा ऑप्शन है, और ये तो ओटीटी प्लेटफॉर्म है। आपसे अगली बार फिर ऐसे ही किसी रोचक विषय पर जरूर बात होगी। फिलहाल इस चर्चा के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे दर्शकों को भी एक बार फिर चलते चलते वही, जिसको मैं बहुत सेकंडों में दोहरा दूं, कि हमारी चर्चाएं आपको पसंद आ रही हो तो लगातार इसे देखिए, आगे बढ़ाइए। प्रारब्ध को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, और नीचे हमें बताइए, डांटिए कि हमसे आगे आप किस तरह की चर्चाएं देखना चाहते हैं। आनंद जी, एक बार फिर आपको नमस्कार, और प्रारब्ध के सभी दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार।